हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान बाय दिव्यांश पे। केमिकल काइनेटिक्स का हम लोग 4 लेक्चर तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 5th लेक्चर करेंगे। 5th लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ मास एक्शन। लॉज ऑफ मास एक्शन। लॉज ऑफ मास एक्शन क्या होता है? चलिए हम एक स्टोरी की तरह इसको समझते हैं। मान लीजिए घर बनाना है। घर बनाने के लिए 50 आदमी लाए। 50 आदमी को काम पे लगाए। अब 50 आदमी उस घर को बनाएंगे। अब वो घर हम चाहते हैं जल्दी बनाने के लिए। 50 आदमी से में मान लीजिए 40 आदमी इफ़ेक्टिव काम करने वाले हैं और 10 आदमी बैठे रहते हैं, तो वो घर कितना जल्दी बनेगा ये डिपेंड करेगा उस 40 आदमी के इफ़ेक्टिव मेहनत पर। तो वो 40 आदमी जो मेहनत कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। वो जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे घर उतना ज़्यादा बनेगा, जल्दी बनेगा। और मान लीजिए लाए 50 आदमी लेकिन 10 आदमी काम नहीं कर रहा है, तो क्या घर बनने का जो स्पीड है वो 10 आदमी पे डिपेंड नहीं करेगा, वो 40 आदमी पे डिपेंड करेगा जो इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं। उसी तरह केमिकल रिएक्शंस का जो रेट होता है वो इफ़ेक्टिव मास के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। मान लीजिए ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो बोला जाता है द स्पीड ऑफ chemical reaction depend on the concentration of reacting species इन द रिएक्शन। मतलब ये जो रिएक्शन का स्पीड है, यह रिएक्शन का स्पीड डिपेंड करेगा रिएक्टिंग स्पीसीज के कंसंट्रेशन पे, कितना कंसंट्रेशन है और इस कंसंट्रेशन में कितना इफ़ेक्टिव मास वाला कंसंट्रेशन है। मान लीजिए कोई इसमें बहुत सारा इसमें इफ़ेक्टिव मास वाला कंसंट्रेशन नहीं हो, मतलब वो बेकार का बैठा हो, वो कोई काम ही नहीं कर रहा हो। जैसे 50 आदमी में से 10 आदमी बेकार बैठा था, 40 आदमी ही काम कर रहा था, तो घर बनने का स्पीड उस 40 आदमी पे डिपेंड करेगा। ठीक है। उसी तरह यहाँ पर जो एक्टिव मास होगा, एक्टिव मास का मतलब जो एक तरह से मान लीजिए काम करने वाला आदमी, जो एक्टिव मास, ऐसा मास जिसकी वजह से रिएक्शंस हो रहा है और उसी पर स्पीड डिपेंड करेगा। ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी रिएक्टेंट स्पीसीज के कंसंट्रेशन के पावर ऑफ स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे, पावर ऑफ स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे। हम यहाँ ऐसे लिखेंगे इसको, मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन का पावर स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बी का कंसंट्रेशन का पावर उसका स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मतलब ए का कंसंट्रेशन जितना इसमें आदमी, मान लीजिए ए आदमी और बी आदमी मिलके सी और डी काम कर रहा है, तो ए का जो ये जो स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये बता रहा है ए जैसा कितना आदमी मिलके ये काम कर रहा है, बी जैसा कितना आदमी मिलके ये काम कर रहा है। अब ये दोनों का जो इसके जैसा आदमी है तो इसका पावर ताकत लगेगा, इसका ताकत को बता रहा है कि हाँ ए का पावर N1 ताकत से काम कर रहा है, तो स्पीड बढ़ेगा और स्पीड बढ़ेगा तो रिएक्शन जल्दी कंप्लीट होगा। तो कंसंट्रेशन का पावर स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट
बी का कंसंट्रेशन का पावर उसका स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए इसका मतलब समझ लेते ए आदमी है, बी आदमी है। अब ए जैसा N1 आदमी है, बी जैसा N2 आदमी है, तो इसका पावर पे डिपेंड करेगा। तो काम कितने जल्दी ख़त्म होगा, रिएक्शन कितने जल्दी ख़त्म होगा, कितने जल्दी ये प्रोडक्ट बनाएगा, ये डिपेंड करेगा इसका पावर का स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट पे, बी का पावर का स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट पे। ठीक है, तो इसको हम अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देंगे तो के कांस्टेंट लगा देंगे, ए का पावर स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए, बी का पावर स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी N2। ठीक है, ये हम लोग लिखेंगे। ये हमारा हो गया लॉज ऑफ मास एक्शन। फिर से एक बार देख लेते हैं लॉज ऑफ मास एक्शन क्या होता है। स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज इन द रिएक्शन। अब ये दिए कौन थे, गुलबर्ग एंड वागे। गुलबर्ग एंड वागे ये साइंटिस्ट मिलकर बताए थे कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होता है तो उस रिएक्शन में इफ़ेक्टिव मास वाला कितना स्पीसीज इन्वॉल्व है उसी पे डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट कितना स्पीड में बनेगा। इफ़ेक्टिव मास वाला स्पीसीज, मान लो कोई मास है जो रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा लेकिन वो बस बैठा हुआ है 50 आदमी में 10 आदमी की तरह, लेकिन 40 जो है वो क्या कर रहा है, एक इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है, तो वो घर जो बनने का स्पीड है उस 40 आदमी पे डिपेंड करेगा। उसी तरह जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होगा तो उसमें जो एक्टिव मास होगा उस पर डिपेंड करेगा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितने स्पीड में बनेगा। ठीक, ये हमारा लॉज ऑफ मास एक्शन। ठीक है, अब इसी की तरह हम लोग रेट लॉ लिखते हैं। रेट लॉ मान लेते हैं ये रिएक्शन है, रेट लॉ लिखने का तरीका क्या होता है, रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन भी कहेंगे इसको, स्टार मार्क देके पॉइंट बना लेते हैं। रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन, रेट बराबर हो जाएगा के ए का पावर एक्स वाई का बी का पावर वाई, के ए का पावर एक्स और बी का पावर वाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा कि ये क्या है, ये क्या है, कन्फ्यूजन्स होगा। तो देखिए लॉज ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि जितना भी कंसंट्रेशन रहेगा रिएक्टेंट का उसमें जितना स्पीसीज इन्वॉल्व है वो उसके पावर में चला जाएगा, उसके पावर पे यहाँ पे चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो एक्स है और वाई है ये स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है। एक्स और वाई हम यहाँ एन और ये N2 नहीं लिखे हैं, तो एक्स और वाई है क्या, एक्स इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to A, Y is order of reaction with respect to B। ये X और Y क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। X क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A, Y ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B। और ये एक्स और वाई इसका स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं होता है। एक्स और वाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। एक्स और वाई हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकालते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते। एक्स और वाई एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ है, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकालते हैं। हम यहाँ पर इसका ये N1 या N2 नहीं रख सकते, वो गलत हो जाएगा। लॉज ऑफ मास एक्शन में हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन रेट लॉ में एक्स और वाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग खुद से नहीं निकाल सकते, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये निकलता है। ठीक है, तो
अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तो चलिए, लॉज ऑफ मास एक्शन क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड है वो डिपेंड करता है उसके कंसंट्रेशन के पावर स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट पे, कंसंट्रेशन के पावर स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट पे। ए का पावर n1 बी का पावर n2, यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे के ए का पावर n1 बी का पावर n2। बट रेट लॉ क्या है, रेट लॉ कैसे एक्सप्रेस करते हैं, रेट बराबर के इंटू ए का पावर एक्स बी का पावर वाई। एक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, वाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी। एक्स एंड वाई आर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, यहाँ लिख लीजिए, एक्स एंड वाई आर कैलकुलेट थ्रू एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलिए, थैंक यू।